गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। और आज अपन पढ़ते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सो अपन फर्स्टली देखते हैं कि मिकोनियम क्या होता है। तो मिकोनियम के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो मिकोनियम है वो एक ग्रीन कलर का फिकल मटेरियल है जो बेबी है उसकी इंटेस्टाइन से पास आउट होता है। तो जो मिकोनियम है वो बिफोर बर्थ यानी कि यूट्रस के अंदर भी पास आउट करता है बेबी। देन आफ्टर डिलीवरी जब फ्यू डेज के अंदर जो स्टूल पास आउट करता है तो अपन उसको बोलते हैं मिकोनियम। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है उसके अंदर जब बेबी ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ जो स्टूल पास आउट कर रहा था उसको अपन मिकोनियम बोल रहे थे। तो ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे जब बेबी है वो यूट्रस के अंदर स्टूल पास आउट करता है तो वो जो स्टूल है वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में मिक्स होके और जो फिटस है उसके सराउंडिंग प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही डिलीवरी होती है जो बेबी का हेड है वो पेल्विक फ्लोर में आता है तो बेबी है वो इंस्पिरेशन करता है। तो उस टाइम पे वो जो म्यूकोनियम और जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है तो अपन उसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ईटियोलॉजी क्या होगी इसकी मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की। तो इसके अंदर कोई भी फिटल की स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही थी फिटस को सर्कुलेशन के थ्रू अगर वहाँ जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा कम हुआ तो बेबी है जैसे ही इंस्पिरेशन करेगा फर्स्ट जब बेबी डिलीवर होता है तो वो इंस्पायरेशन करता है यानी कि एयर को अंदर लेता है लंग्स में। तो जो स्टूल और जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो बेबी के लंग्स है उनके अंदर एंटर करेगा तो जो बेबी है वो मिकोनियम है उसको एस्पायरेट करेगा। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कुछ कॉमन कोज हैं जो फिटल स्ट्रेस की कंडीशन है उसको इंडिकेट करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि पोस्ट टर्म डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी टाइम है उसको क्रॉस करके और डिलीवरी है आफ्टर फ्यू वीक के बाद हो रही है यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी की डिलीवरी होनी थी उसके बाद कुछ फ्यू वीक और उसने कंज्यूम किया और उसके बाद जो बेबी है वो डिलीवर हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। तो उस कंडीशन के अंदर जो बेबी है वो म्यूकोनियम है उसको एस्पायरेट करने लग जाएगा। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो डिफ़िकल्ट लेबर यानी कि पेल्विक फ्लोर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है मदर का तो जो बेबी का हेड है वो वहाँ पे कुछ टाइम तक इंगेज्ड रहता है और जो उसकी डिलीवरी है वो थोड़ी डिले होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब बेबी इंस्पायरेशन करता है वहाँ पे तो जो म्यूकोनियम है वो एस्पायरेट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। एंड उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि कुछ मदर की कंडीशन लाइक एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। तो ये कंडीशंस हैं वो बेबी है उसका वेट इंक्रीज़ करती है और वेट इंक्रीज़ होता है जब यूट्रस के अंदर और जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है यानी कि डिलीवरी के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो बेबी है उसका वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा यानी कि 2.5 kg टू 3 kg नॉर्मल होता है तो वो 3.5 kg टू 4 kg होगा। तो उस डिलीवरी के अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेशन आएंगे और जो बेबी है वो उसका जो हेड है वो पेल्विक फ्लोर के अंदर कुछ देर तक एंगेज रहेगा तो वहाँ पे जो बेबी है वो म्यूकोनियम उसको एस्पायरेट करता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा यानी कि एक कॉज भी है कि अगर बेबी है उसका वेट कुछ ज़्यादा होगा अबनॉर्मलिटीज़ होगी तो बेबी है वो म्यूकोनियम एस्पायरेट करेगा। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम है वो कैसे होती है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट है कि म्यूकोनियम है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एंटर होगा यानी कि जो बेबी का एयरवे था उसके अंदर एंटर होगा। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं तब अपन देखते हैं कि जो एयरवे उसके अंदर उसने एंटर होते ही जो उसका एयरवे था उसको इरिटेट करेगा जो म्यूकोजल लेयर थी उसको इरिटेट करेगा। देन उसके बाद जो टिश्यू थे उनकी इंजरी कॉज करेगा जो लंग सर्फेक्टेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसको लीड करता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसका जो एयरवे था पास होने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए और CO2 बाहर आने के लिए तो वो एयरवे था वो ब्लॉकेज हो रहा है और इस कंडीशन का अपन बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो साइन सिम्टम है वो क्या है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के साइन सिम्टम क्या होंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि ग्रंटिंग साउंड यानी कि जब बेबी ब्रीथिंग करेगा तो उसके अंदर शॉर्ट और डीप है वो साउंड अपने को सुनने को मिलती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड। उसके बाद अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्योंकि जो म्यूकोनियम है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है
तो वो जो बेबी है वो इजीली रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा और उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी प्रेजेंट होगी, तो अपन उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर साइनोसिस प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो गैस एक्सचेंज का सरफेस एरिया था वो तो म्यूकोनियम ने कवर कर लिया, तो जो गैस एक्सचेंज था वो कम होगा, तो बेबी है उसके पेरीफेरी पार्ट के अंदर अपने को साइनोसिस यानी ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रैपिड और लेबर्ड ब्रीथ होगा, जो बेबी है वो जल्दी जल्दी सांस लेगा ताकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो कंप्लीट हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर है जो बेबी की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन है वो लीड होगी, तो बॉडी की जो एक्टिविटी थी वो कम हो जाएंगी और जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनके मूवमेंट है वो कम होंगे। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन कौन कौन से करते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के लिए, कि अपन डिटेक्ट कर पाए कि इस बेबी के अंदर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है। सो उसके लिए अपन फर्स्ट देखते हैं, तो कुछ अपन डायग्नोस्टिक कर सकते हैं जिससे अपने को पता चल सकता है कि बेबी ने एमनियोटिक फ्लूइड और मेकोनियम को एस्पायरेट कर लिया है। तो उसके लिए अपन देखते हैं फर्स्ट एबीजी एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसके अंदर अपन देखते हैं ऑक्सीजन और CO2 का लेवल कितना है ब्लड के अंदर, और उससे अपन डिटेक्ट करेंगे कि बेबी है उसने एमनियोटिक फ्लूइड और जो मेकोनियम है उसको एस्पायरेट किया है या नहीं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर है कि अपन चेस्ट एक्सरे करते हैं उसका, तो एक्सरे के अंदर अपने को इमेज देखने को मिलेगी और अपन डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो बेबी है उसके लंग्स के अंदर मेकोनियम एंटर हुआ या नहीं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का। तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है उसके अंदर अपन देते हैं बेबी को एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर होता क्या है कि अपन जो बेबी है उसका जो उसको डिटेक्शन करना है अपने को कि बेबी है उसने मेकोनियम एस्पायरेट किया है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि जो मदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड था यूट्रस के अंदर अपन उसको देखते हैं कि उसके अंदर मेकोनियम परसेंट है या नहीं। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर अपने को करना क्या है। तो ये डिलीवरी के टाइम है, ये इस प्रोसीजर को अपन डिलीवरी के टाइम पे करते हैं। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर अपन एक स्मॉल ट्यूब एंटर करते हैं वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर। देन उसके बाद स्टेराइल फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पुश करते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है कि जो मेकोनियम था उसको अपने अंदर मिक्स कर लेगा और जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है उसके चांसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो उसके अंदर अपन देखते हैं सक्सनिंग। सक्सनिंग के थ्रू अपन क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का। तो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो अपन फर्स्टली उसका माउथ है उसकी सक्सनिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ही बेबी क्राई करेगा तो जो ओरली सिक्रेशंस थे वो लंग्स के अंदर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपन फर्स्ट माउथ की सक्सनिंग करते हैं, देन उसके बाद नोज़ की करते हैं और उसके बाद थ्रोट सक्सनिंग करते हैं। तो उसके बाद अपन जो म्यूकोनियम और जो फ्लूइड था उसको रिमूव कर सकते हैं सक्सन के थ्रू, और बेबी है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अगर बेबी है वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है ब्रीथिंग के, यानी कि अपन ने नोटिस किया कि जो बेबी है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर अपन यूँ नोटिस कर सकते हैं कि शायद बेबी है उसने मेकोनियम है वो एस्पायरेट कर लिया। तो अपन जो डॉक्टर है उसको परफॉर्म करेंगे और डॉक्टर है वो ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब है उसको इंसर्ट करेगा। देन उसके बाद जो सक्सन कर लेगा जो मेकोनियम था उसके एयरवे के अंदर उसको सक्सन कर लेंगे। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन जो बेबी है उसको ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हुड, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपन ऑक्सीजन हुड है वो अप्लाई करेंगे। देन जो बेबी है उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पे प्लेस कर देंगे ताकि जो उसकी ब्रीथ है वो नॉर्मल वे में प्रेजेंट रहे। सो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो बेबी है उसके लिए अपन रेडिएंट वार्मर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो रेडिएंट वार्मर है वो जो बेबी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट अपन पढ़ें कि जो बेबी है उसको एंटीबायोटिक देते हैं, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, और जो बेबी है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि उसके अभी लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे थे, इमेच्योर थे, कंप्लीट वे में प्रॉपर एक्टिवेट नहीं थे, तो उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। तो अपन बेबी है उसको एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो अपन उसको नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं जो उसकी पल्मोनरी वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है और जो सर्कुलेशन और
जो ऑक्सीजन डिलीवरी है उसको नॉर्मल वे में बनाए रखता है। देन उसके बाद अपन जो बेबी है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि जो उसके लंग्स के टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन था उसको कम कर सके। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसको अपन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन देते हैं। तो इसके अंदर अपन करते क्या है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं पहले कि जो डायग्राम दिख रहा है अपने को, इसके अंदर एक जो बेबी है अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो अपन उस ब्रीथिंग से रिलेटेड रेस्पॉन्स नहीं देने की वजह से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन था उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके अंदर एक पंप होता है, जो अपन मशीन देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, उसके अंदर एक पंप होता है। देन उसके बाद जो मशीन है वो अपना फंक्शन करती है लाइक एज ए हार्ट, और बेबी के जो हार्ट और लंग्स हैं उनकी तरह अपना फंक्शन प्ले करती है। देन उसके बाद जो न्यूबॉर्न के हार्ट और लंग्स हैं उनकी रिकवरी करती है, उनको हील करती है। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा ECMO का। सो ये था आज का अपना टॉपिक। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। देन लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।